नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबर, जो कि इस वक्त महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि वहां पर सत्ता में किसकी सरकार बनेगी। बहरहाल हम आपको बता दें कि इस वक्त एनडीए में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। एनडीए में फडणवीस, शिंदे और अजित पवार के बीच कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिल रहा है। दरअसल ये बात सामने आई है कि अब शिंदे को पूरी तरह से दरकिनार करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है और इस बीच अमित शाह भी शिंदे की मदद नहीं कर पा रहे। इसकी एक बड़ी वजह आरएसएस माना जा रहा है। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि आरएसएस कैसे भी शिंदे को साइड करके अब फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाना चाहते हैं। तो बात करेंगे आगे इन्हीं मुद्दों पर, तो फटाफट नजर डालते हैं हमारे आज के बिंदुओं की। हमारा पहला मुद्दा है कांग्रेस में हुआ सीटों का बंटवारा। लगातार ये बात सामने आ रही थी कि कांग्रेस में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। वहां पर लगातार तनाव देखने को मिल रहा था, पर अब ये तनाव खत्म हो चुका है। हमारा अगला पॉइंट है एनडीए के बीच महाराष्ट्र में छिड़ी जंग, बदले हुए नजर आए शिंदे के तेवर। क्या आरएसएस की जिद से टूटेगा एनडीए? अजित पवार का राजनीतिक करियर होगा खत्म या होगा कोई बड़ा खेला? 5 करोड़ पर संजय राउत ने किया बड़ा खुलासा। क्या अजित पवार और फडणवीस महाराष्ट्र में शिंदे को देंगे बड़ा झटका? आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। तो 2019 में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था और वहां पर अपनी सरकार बनाई थी। ऐसे में हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जो है वो 2024 के जो नतीजे हैं उसमें बीजेपी ने 9, शिवसेना ने 7, एनसीपी ने 1, कांग्रेस ने 13, शिवसेना ने, जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसने 9, एनसीपी ने 8 सीटें हासिल की थी। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाई थी। ऐसे में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को कमजोर दिखाते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि इस वक्त शिंदे को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने को लेकर एनडीए ने कोई भी फैसला नहीं लिया है और एनडीए ने कहा है कि वो सीएम चेहरे के बिना ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि अब ये बड़ी बात सामने आई है कि आरएसएस नहीं चाहता कि शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाया जाए। लगातार जो आरएसएस है वो इस कोशिश में है कि वो कैसे भी फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बना दे और इसी कवायद में अब आरएसएस भी महाराष्ट्र में उतर चुका है। सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई थी कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव है उसको आरएसएस प्रभावित करेगा और आरएसएस अपनी कई टोलियों के साथ महाराष्ट्र में उतर चुका है। अब आरएसएस की महाराष्ट्र में कई बैठकें होंगी जो कि सीधे तौर पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाएंगी। अब हम आपको बता देते हैं कि जो महाराष्ट्र में कांग्रेस है, जिसको लेकर लगातार ये बात सामने आ रही थी कि कांग्रेस अभी तक सीटों के बंटवारे पर कोई भी फैसला नहीं ले पाई है। लगातार यहाँ पर मतभेद की बात भी सामने आ रही थी, पर अब कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है। इस वक्त कांग्रेस 105 से 110 सीटों पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। वहीं ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो 90 से 95 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। वहीं शरद पवार की जो एनसीपी है वो 75 से 80 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं ये आंकड़ा बीजेपी की तरफ से भी एक सामने आया है, जहां पर बीजेपी 155 से 56 सीटों पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं शिंदे जो हैं शिवसेना गुट के, वो 78 सीटों पर, जबकि एनसीपी 53 से 54 सीटों पर लड़ने के लिए महाराष्ट्र में तैयार है। ऐसे में जो एनसीपी है और जो शिंदे गुट की पार्टी शिवसेना है उसके साथ बड़ा खेल होने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार ये भी बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उसने शिंदे की गुट को जो सीटें दी हैं 78, वो एक बहुत बड़ा खेल है। ये बात अब इस बात की संभावना बनी हुई है कि बीजेपी एनसीपी के साथ मिलकर शिंदे को पूरी तरह से दरकिनार करने की तैयारी में जुट चुकी है। दरअसल शिंदे जो है वो हाल ही में फडणवीस से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने फडणवीस से मुलाकात कर बीजेपी के प्रति नाराजगी जाहिर की थी।
उन्होंने अपने लिए 84 सीटों की मांग की है। हालांकि उनकी मांग अब सुनी जाएगी या फिर नहीं, ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर अभी फडणवीस से मुलाकात करके शिंदे ने 84 सीटों को लेकर बातचीत की और 84 सीटों की मांग की। हालांकि हाईकमान इसका फैसला लेगा और देखना होगा कि क्या शिंदे की मांग सुनी जाती है या फिर उन्हें बिल्कुल चुप करा दिया जाएगा, जैसा कि फिलहाल उन्हें सीएम पद की दावेदारी के लिए करा दिया गया है। दरअसल एक बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आई है कि इस वक्त जो अमित शाह हैं वो कहीं ना कहीं खुद को बचाने के लिए शिंदे को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि आज जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं आरएसएस की बदौलत ही लगातार मजबूत हो रही है। या तो हम बीजेपी कहें या फिर आरएसएस, दोनों को एक समझना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हालांकि जो अब आरएसएस है उसकी वजह से बीजेपी का वजूद लगातार और भी मजबूत हो रहा है और ऐसे में अगर महाराष्ट्र में आरएसएस के साथ बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसी हरकत की गई जिससे कि वो नाराज हो तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ तौर पर इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से आरएसएस ने वहां के चुनावों को प्रभावित किया। ऐसे में महाराष्ट्र में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है और उसे अपनी सरकार बनाने के लिए आरएसएस बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आरएसएस ने साफ किया है कि वो शिंदे को सीएम पद के चेहरे पर नहीं देखना चाहती। ऐसे में अब अमित शाह भी चाहकर भी शिंदे का पक्ष नहीं ले पा रहे और उन्होंने शिंदे को कहीं ना कहीं चुप करा दिया है। वहीं एक बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आई है कि बीजेपी शिंदे को अब ऐसा कर देगी कि शिंदे अगर उनकी पार्टी में शामिल हो तो भी उन्हें कोई फायदा हो या ना हो और अगर उनकी पार्टी से दूर हो तो भी उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। लगातार बीजेपी ने अजित पवार को जो 53 से 54 सीटें देने की बात कही है, इसके पीछे एक बड़ा खेल माना जा रहा है। दरअसल एनसीपी वही है जिसने लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट हासिल की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजित पवार की एनसीपी की, जिसने लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट हासिल की थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि जो एनसीपी एक सीट पर लोकसभा चुनाव में सिमट गई थी, आखिर उसे बीजेपी ने 54 से 53 सीटें देने की बात कैसे की। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी अब 125 से 120 सीटें अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। वो कैसे भी महाराष्ट्र में सिर्फ 120 से 125 सीटें लाने की कोशिश करेगी और वहीं अजित पवार की तरफ से अगर 25 सीटें भी आ जाती हैं तो बीजेपी के लिए काफी है। ऐसे में उन्हें शिंदे की जो पार्टी है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही शिंदे की बातों को सुनने की उन्हें जरूरत पड़ेगी। हालांकि देखना होगा कि महाराष्ट्र में सत्ता किसकी बनेगी, पर अगर बीजेपी को सत्ता में रहना है तो उसे आरएसएस की बात सुननी पड़ेगी और आरएसएस इस वक्त फडणवीस को सीएम, महाराष्ट्र के सीएम के रूप में देखना चाहता है। वहीं हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जहां पर कि इस वक्त शिंदे जो है वो जिद पर अड़ चुके हैं और शिंदे ने कहीं ना कहीं इस बात के हिंट भी दे दिए हैं कि अगर उन्हें जो है सीएम पद का चेहरा नहीं बनाया गया तो वो कहीं बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो ऐसे में एनडीए को क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं हम आपको बताते चलें कि अब 5 करोड़ की जो बात है उसको लेकर भी महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के जो पुणे ग्रामीण के खेड़ शिवपुर तालुका में एक कार से 5 करोड़ रुपए बरामद हुए, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल इस वक्त महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल बना हुआ है और ऐसे में 5 करोड़ रुपए बरामद होना एक बहुत बड़ी बात है और इसे राजनीति रूप से भी देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि ये जो 5 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, इसको लेकर जो चालक है उसने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया था, जिसकी वजह से इस पर लगातार शक बना हुआ है कि यह कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से राजनीति को मजबूत करने के लिए पैसे इस्तेमाल करने के लिए आ रहे थे। आपको बताते चलें कि ये कार एक बहुत ही नामी इंसान की मिली है। इस कार के जो जिस रजिस्टर है जो ये कार वो अमोल नलवाड़े के नाम पर रजिस्टर्ड है और अमोल नलवाड़े जो है वो कहीं ना कहीं संगोला विधानसभा के विधायक
शाहजी बापू पाटिल से संबंध रखते हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो शाहजी बापू पाटिल हैं वो शिंदे गुट से संपर्क रखते हैं और वो शिंदे गुट से हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि ये जो 5 करोड़ रुपए थे उनका शिंदे गुट से कोई संबंध हो। ऐसे में अब जो संजय राउत हैं उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि जो अमोल नलवाड़े हैं उन्होंने भी अपना बयान दिया है। ये बात तो स्पष्ट है कि ये गाड़ी अमोल नलवाड़े की थी, पर उन्होंने एक बयान में ये कहा है कि उन्होंने ये गाड़ी कुछ वक्त पहले ही बेच दी थी। उनका कहना है कि ये गाड़ी उन्होंने बाला साहेब आस्ते को बेची थी कुछ वक्त पहले ही। ऐसे में अब फिलहाल इस पर पुलिस के एक्शन लेगी और ये पैसे किसके थे, कहां जा रहे थे और किस लिए ये पैसे वहां पर पहुंचे थे, इस बात का खुलासा आने वाली जांच में होगा। बहरहाल जो संजय राउत हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है इन 5 करोड़ रुपए को लेकर। दरअसल संजय राउत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसमें लगभग 15 करोड़ रुपए थे। राउत ने आरोप लगाया है कि मैंने पहले ही कहा था कि एकनाथ शिंदे अपने लोगों को 50-50 करोड़ रुपए देने का फिर एक व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि चुनाव जीतने के लिए उसमें से 15 करोड़ रुपए का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लोगों को जा रहा था। राउत ने साफ तौर पर इसमें संगौला के विधायक पर उंगली भी उठाई है। राउत ने कहा है कि 5 करोड़ का तो हिसाब हो गया है, लेकिन 10 करोड़ रुपए छोड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए का हिसाब दिखा दिया गया, लेकिन बाकी 10 करोड़ रुपए जो हैं उसके साथ हेरा फेरी कर दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर संजय राउत ने कहा है कि वहां पर एक गाड़ी नहीं बल्कि 2 गाड़ी थी, जिसमें से एक गाड़ी को पकड़कर लोगों के सामने पेश कर दिया गया। उनका कहना है कि एक फोन आ गया और एक गाड़ी छोड़ दी गई। संजय राउत का यह दावा है कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में 15 करोड़ रुपए पहुंचाए जा रहे हैं और ये पैसे जल्द ही लोगों के पास पहुंचने वाले हैं। हालांकि इसकी जांच फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है और इस पर पूरा क्या मामला है और किसके ये पैसे हैं वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि जो शरद पवार हैं उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के नेता और विधायक रोहित पवार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि जो संजय राउत हैं और जो रोहित पवार हैं उनके बयान कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये पूरा जांच का विषय है। 15 करोड़ हो या फिर 5 करोड़, इन सब का खेल कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि 2019 में एनडीए गठबंधन जो है उसमें जब बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी, तो ऐसे में अब बीजेपी महाराष्ट्र में खुद को बेहद मजबूत मान रही है और अब ये साफ है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपना सीएम उतारने के लिए भी तैयारी में जुट चुकी है और बीजेपी का जो फेस होंगे वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। हालांकि ये खुले तौर पर बीजेपी की तरफ से नहीं कहा गया है, लेकिन अंदर खाने एनडीए में बड़ा बवाल मचा हुआ है और शिंदे एक बड़े झटके की तैयारी में है। शिंदे अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो बीजेपी को और एनडीए को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के 103 विधायक हैं। शिवसेना जो शिंदे पार्टी है उसके 40 विधायक हैं और एनसीए जो कि अजित पवार की है उसमें 43 विधायक हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि आज भी महाराष्ट्र में बीजेपी जो है वो शिंदे और अजित पवार से काफी मजबूत है और फिर शिंदे का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की वजह से सामने आया है। ऐसे में अब शिंदे अगर यहाँ पर कमजोर पड़े या फिर बीजेपी उन्हें कमजोर कर देती है तो आने वाले वक्त में शिंदे के पास ना तो कोई ऐसी मजबूती रहेगी कि वो राजनीति में खुद को संभाल पाए या फिर से उठकर बीजेपी या फिर अजित पवार को के सामने खड़े हो पाए। हालांकि देखना होगा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट होगा और एनडीए में
ये फूट या फिर ये जो फूट बनने की आशंका बनी हुई है वो कब तक स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि जो अमित शाह हैं उन्होंने शिंदे को बलि का बकरा बनाया है, ये बात तो पूरी तरह से साफ है। शिंदे की हालत इस वक्त यूज एंड थ्रू की तरह हो चुकी है, जहां पर शिंदे को सिर्फ तब तक इस्तेमाल किया गया जब तक कि उन्हें उद्धव ठाकरे और शरद पवार को नुकसान पहुंचाना था। बीजेपी का सिर्फ एक मकसद था महाराष्ट्र में कि कैसे भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे को कमजोर करना। हालांकि इस वक्त भी शिंदे से ज्यादा मजबूत उद्धव ठाकरे हैं और अजित पवार से ज्यादा मजबूत शरद पवार हैं। ऐसे में कांग्रेस का जो आपसी कलह था वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है। लगातार जो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर बवाल है और मतभेद है, वो अब स्पष्ट हो चुका है। कांग्रेस ने अपने पास 105 में से 110 सीटें रखी हैं, वहीं शिवसेना जो है ठाकरे गुट की, उसने 90 से 95 सीटें और शरद पवार जो एनसीपी के हैं उन्होंने 75 से 80 सीटें अपने पास रखी हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार किसकी सत्ता आएगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।